नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपका 8वां चैप्टर प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण। अब समस्त जीवधारियों को चैप्टर के पहले में शुरू में बताया गया है, समस्त जीवधारियों को पोषण के आधार पर दो श्रेणियों में बांटते हैं, हिट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक। हिट्रोट्रोपिक मतलब विषमपोषी जीव। विषमपोषी जीव ऐसे जीव जो पोषण हेतु या कार्बनिक पदार्थों के हेतु अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं, वो विषमपोषी जीव है। और स्वपोषी जीव वह है जो अपना कार्बनिक खाद्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं। ठीक है। हरे पादप, कुछ बैक्टीरिया इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं स्वपोषी में। बाकी अधिकांश जीवधारी जिसमें जंतु, सभी जंतु आ गए, कवक आ गए, और वो सब के सब विषमपोषी जीव हैं। ठीक है। तो मुख्य रूप से स्वपोषी जीव केवल हरे पादप हैं और कुछ एक बैक्टीरिया है जिनमें नील हरित शैवाल हम लोग बोलते हैं आजकल, आजकल नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को ज़्यादा प्रचलित नाम साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया इस श्रेणी में आएंगे और हरे पादप इस श्रेणी में आएंगे। अब सबसे पहले डी सॉसर नाम के वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया कि पादप जो है वो खनिज पर निर्भर करते हैं, खनिज पर आश्रित है, उनकी निर्भरता है खनिज पर। अब खनिज किसको कहेंगे? मिनरल्स उनको कहेंगे, नाम से ही पता है खनिज जो खान से प्राप्त हो खनिज, या यूँ कहें भूगर्भ से प्राप्त होने वाला प्रत्येक पदार्थ खनिज है। तो ज़मीन से पादप न केवल जल लेते हैं बल्कि खनिज को भी अवशोषित करते हैं, और खनिज के बिना पादप अपनी वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है। ये सबसे पहले सिद्ध किया डी सॉसर ने। अब कौन कौन से खनिज तो अनेक प्रकार के हैं, लगभग 105 या यूरेनियम से पहले वाले जितने भी तत्व हैं वो सभी आवर्त सारणी में जो आप लोग पढ़ते हैं वो सब के सब प्रकृति में उपलब्ध हैं। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, पता कैसे चले, विश्लेषण कैसे करें? तो इसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका बताया है एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश, पादप भस्म विश्लेषण, पादप की राख का विश्लेषण। कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी पादप को के अंग को या छोटे से पौधे को उसको अलग करके, छोटा सा पौधा है तो पूरे उसको उखाड़ कर, और कोई बड़ा पेड़ है तो उसके किसी पादप भाग को, टहनी को, डाली को, या एक बहुत बड़े तने को, किसी भी भाग को उसको लेकर उसको तौल लेते हैं। ये उसका ताज़ा भार होता है, फ्रेश वेट, ताज़ा भार। फिर इसको 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 1 या 2 दिन तक रखा जाता है, 1 या 2 दिन तक रखा जाता है। इसके कारण से पादप के अंदर जितना भी जल है वो संपूर्ण जल वाष्पीकृत हो जाता है, और अब उसको पुनः तौल लेते हैं। अब इसका जो वज़न आएगा उसको कहेंगे ड्राई वेट, शुष्क भार, पादप का शुष्क भार। जल हट गया तो शुष्क भार। ठीक है। अब ये शुष्क भार में मुख्य रूप से 2 चीज़ है, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड हैं, लिग्निन है, और कोशिका द्रवित अवयव हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल हैं, ये सब कार्बनिक यौगिक है। और अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक खनिज वगैरह बहुत कम है, नाम मात्र के हैं। ठीक है। अब जो खनिज हमें चाहिए वो उसके अकार्बनिक अंश वाला भाग है। अब क्या करेंगे कि शुष्क जो पादप है जिसको हमने ओवन में 2-3 दिन रखा था, अब उसको एक भट्टी में गर्म करते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भट्टी में गर्म करते हैं, भट्टी में गर्म करेंगे तो वो जल जाएगा, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जला दिया उसको। अब इसमें जितना भी कार्बनिक अंश है, वो कार्बनिक अंश में मुख्य रूप से कार्बन है तो वो CO2 के रूप में मुक्त हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो वो अमोनिया के रूप में मुक्त हो जाएगी, ऑक्सीजन है तो वो O2 के रूप में मुक्त हो जाएगी। ठीक है।
अब जो शेष जो राख बचती है, बहुत थोड़ी सी नामात्र की जो राख बचती है, उसमें केवल अकार्बनिक खनिज बचते हैं। अकार्बनिक खनिज बचते हैं। इनका विश्लेषण केमिस्ट्री के विभिन्न तरीके हैं रसायन विज्ञान में, उसके तरीकों से आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके से ज्ञात करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अलग अलग, यानी किसी पादप में हो सकता है मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो, तो किसी में हो सकता है मैंगनीज की मात्रा अधिक है, किसी अन्य में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो किसी में सोडियम ज़्यादा है। ऐसे भिन्नता है। न केवल ये, बल्कि एक ही पादप के अलग अलग भागों में इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। अलग अलग भागों में अलग अलग मात्रा हो सकती है। जैसे पर्ण में हो सकता है नाइट्रोजन अधिक हो, और मूल में, उसी पादप की मूल में हो सकता है नाइट्रोजन की मात्रा कम हो। तो एक ही पादप में खनिज की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, और भिन्न भिन्न पादपों में खनिज की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इन कुल मिलाकर लगभग 60 ऐसे खनिज हैं जो सभी पादपों में मिलते हैं, कम या अधिक मिलते हैं, कम या अधिक मिलते हैं। ठीक है, इन विभिन्न राख का भस्मों का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है। 60 ऐसे तत्व हैं जो किसी न किसी मात्रा में, कम अधिक मात्रा में पादपों में मिलते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन से आवश्यक है और कौन से आवश्यक नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए भी एक दो और प्रयोग है। एक ये है सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, कि पादप को मृदा में उगाया जाता है। यहाँ पे जो मिट्टी या मृदा की बात हो रही है वो है शुद्ध मृदा। शुद्ध मृदा मतलब जिसमें किसी प्रकार का खनिज नहीं हो, बालू संवर्धन कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके लिए कैसे शुद्ध मृदा कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी जो मिट्टी है, रेत है, उसको सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोया जाता है। ठीक है, ताकि वो जीवाणु रहित हो जाए, सूक्ष्म जीवों से रहित हो जाए। अब साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोने के फलस्वरूप इसमें जितना भी खनिज है वो भी निक्षालित हो जाता है, बह जाता है। फिर उसको स्वच्छ जल, साफ जल से वापस धोया जाता है और फिर सुखाया जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि इस मृदा में किसी प्रकार का खनिज नहीं है। अब इस मृदा को अलग अलग गमलों में ले लिया जाता है, अलग अलग गमलों में, और उन गमलों में एक जैसे पौधे उगाए जाते हैं। अब बहुत सारे पौधे उग गए अलग अलग गमलों में, एकाधिक गमला ऐसा रखेंगे, बहुत कम गमले, प्राय एक, जिसमें उस मृदा में बाहर से ऐसा जलीय विलयन दिया जाएगा जिसमें सभी खनिज हो। सभी खनिज हो, जो हम लोग लगभग 60 खनिज की बात करते हैं, तो सब की मात्रा एक निश्चित अनुपात में डालकर उसको देते हैं। ये पादप कहलाएगा कंट्रोल्ड प्लांट। ठीक है, कंट्रोल प्लांट कहलाएंगे, जिसको बाहर से सभी खनिज दिए गए हैं। और बाकी जो गमलों में जो पौधे हैं उनमें एक एक खनिज कम देंगे। जैसे मान लेते हैं इस कंट्रोल प्लांट में हमने 60 प्रकार के खनिज दिए हैं, तो ये जो दूसरा गमला है इसमें 59 देंगे। हो सकता है इसमें नाइट्रोजन नहीं दिया है, इसमें भी 59 देंगे, इसमें हो सकता है मैग्नीशियम नहीं दिया है। अब इस पौधे और इस पौधे, दोनों पौधे, एक में नाइट्रोजन नहीं है बाकी सब है, एक में मैग्नीशियम नहीं है बाकी सब कुछ है। इनका तुलना करेंगे इस कंट्रोल्ड से, कंट्रोल प्लांट से। इनको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल प्लांट, जिन पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और दोनों की विवेचना करेंगे, तुलना करेंगे कि जिसको सभी खनिज दिया है और जिसको एक खनिज की कमी दी गई, न्यूनता दी गई है, उन दोनों में क्या परिवर्तन आ रहा है, उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, और उन परिवर्तनों को नोट करके ये देखते हैं उस खनिज में क्या। जैसे इसमें, इस पहले में मैंने कहा इसमें हमने नाइट्रोजन नहीं दिया, तो नाइट्रोजन नहीं दिया तो जो इसमें कमियां दिखेगी इस पादप में, वो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। इस दूसरे पादप में जो कमियां दिखेंगी वो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है। इस प्रकार से किया जाता है। आजकल क्या करते हैं, मृदा को पहले लेकर फिर उसको HCl से धोना और फिर ये सब कार्य करना, ये काफ़ी जटिल कार्य है। तो इसके लिए इसके स्थान पर, मृदा की स्थान पर क्वार्ट्स, प्लास्टिक चिप्स
वर्मीकुलाइट या कृत्रिम मृदा का उपयोग करते हैं। अब इसमें से इस चैप्टर में दो जगह इस वर्मीकुलाइट का काफ़ी वर्णन है, एक तो यहाँ पे, एक आगे। इस वर्मीकुलाइट का काफ़ी विवेचना की गई है, आगे फिर से आएगा इस वर्मीकुलाइट का। वर्मीकुलाइट है क्या कि वर्मीकुलाइट एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ है। इसकी विशेषता ये है कि ये लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है, रासायनिक रूप से अक्रिय है। दूसरी विशेषता, रासायनिक रूप से अक्रिय। तीसरा, हैज़ हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कि इसमें जल को अवशोषित करने की बहुत ही अद्भुत क्षमता है, पानी बहुत अच्छी तरह से अवशोषित करता है। एंड इंसुलेशन अचालक है, इसलिए इसको उपयोग करते हैं। और जब वर्मीकुलाइट में पादप को उगाते हैं तो उस प्रक्रिया को करते हैं वर्मीकुलोपोनिक्स। वर्मीकुलोपोनिक्स नाम से जाना जाता है। आपको वर्मीकुलाइट का मैं चित्र दिखाता हूँ। ये वर्मीकुलाइट है, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन बहुत सी ऐसे साइट्स हैं जिसमें इसकी बिक्री भी होती है, और इसमें भी उगा सकते हैं हम लोग, घर में भी उगा सकते हैं इसमें पौधे को। ज़रूरी है पानी जो देते हैं उसमें सभी खनिज पोषण होना चाहिए। ये वर्मीकुलोपोनिक्स दिखाया गया है, वर्मीकुलाइट में ये पौधे उगाए गए हैं, ठीक है। तो ये वर्मीकुलोपोनिक्स हो गया। अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हाँ, पानी में पौधे उगाते हैं, उसको क्या है जल संवर्धन प्रयोग। इसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, पानी में पौधे। अब इसमें क्या करते हैं, मृदा की जगह पानी में पौधे उगाएंगे, और उस पानी में वैसे ही दो प्रकार के पौधे रखेंगे। एक ऐसा जिसको बोलेंगे कंट्रोल्ड या नियंत्रण पादप, जिसमें इसके पानी में संपूर्ण सभी प्रकार के खनिज दिए जाएंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंटल, जिसमें एक या अधिक खनिज की न्यूनता रहेगी, ये प्रयोग करने के लिए। अब पानी में पौधे उगाते हैं तो उसका एक चित्र के द्वारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए एनसीईआरटी में आपका भी ये चित्र है, नोट्स में भी ऐसा चित्र बनाया हुआ है कि इस गमले के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर पौधे को स्थिर कैसे रखे, तो ऊपर एक पूरा एक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें छिद्र है, और छिद्र के अंदर से पौधा उगा हुआ है, स्थिर रखने के लिए रुई भरी हुई है, ठीक है। दो साइड में और है, एक तरफ ये एरिएटेड ट्यूब है ताकि अंदर पानी की हवा की ज़रूरत हो, इसके माध्यम से गैस विनिमय हो रहा है इसलिए आवश्यक है। और दूसरा एक कीप, एक फनल लगाया हुआ है, यहाँ से बाहर से खनिज का विलयन, पोषक विलयन अंदर दिया जाता है। ऐसे आजकल तो बड़े स्तर पर घरों में भी लोग, छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर खेती की जाती है सब्जियों की, पालक की, टमाटर की, मिर्च की, और ऐसी खेती की जाती है जो जल कृषि के आधार पर ही है, हाइड्रोपोनिक्स पर चलता है। हाइड्रोपोनिक्स को और चित्र के द्वारा आपको दिखाऊं तो पहले दो आरेखीय चित्र देखते हैं हम लोग। ये देखिए कि एक पाइप रहता है मोटा प्लास्टिक का, उसमें छेद कर दिए जाते हैं और उन छेद में पौधों को उगा दिया जाता है, ठीक है। एक वाटर टैंक जिसमें पोषक माध्यम है, पूरा पोषक माध्यम है, और पंप की सहायता से ये पानी जा रहा है, इधर पानी अंदर जा रहा है, और इस पानी में इसकी पौधों की जड़ें डूबी हुई है, और ये पानी वापस उसी टैंक में वापस आ रहा है, और इसी क्रम से ये सर्कुलेट हो रहा है। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हवा की, इसलिए एक अलग से एक एयर पंप लगाया हुआ है जो कि वायु के बुलबुले इसे पानी में छोड़ रहा है, ठीक है। एक और ऐसा ही चित्र दिखाते हैं आपको। ये भी वैसा ही चित्र है, देखो, ठीक है। तो पानी में इन पौधों की जड़ें, जो पौधे उग रहे हैं, इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, और पानी का वो पोषक विलयन है जिसमें समस्त प्रकार के खनिज हैं, ठीक है। और ये वाटर पंप इधर दिख रहा है, इस वाटर पंप की सहायता से इधर से जा रहा है, और ये पानी वापस नीचे उसी टैंक में वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें उगाते हैं, बड़े स्तर पर ऐसा होता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वास्तविक चित्र देखो, बहुत कई सारे पाइप में ऐसे लगाया गया है पौधे को स्थिर रखने के लिए। इसको कोई रुई, कोई कॉर्क वगैरह ऐसी सहायता कर सकते हैं ताकि स्थिर रहें,
और इन पाइप के अंदर पानी का प्रवाह होता है। ठीक है, ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है। अब चाहे तकनीक कोई भी अपनाए, वैज्ञानिकों ने फिर ये ज्ञात किया कि पादप में जो लगभग हमने कहा कम अधिक मात्रा में अनेक खनिज पाए जाते हैं। लगभग 60 प्रकार के खनिजों की उपस्थिति पादपों में पाई गई है। उनमें से वैज्ञानिकों ने 17 पोषक तत्वों को 17 तत्वों को और आवश्यक माना है। अब इन 17 में ऐसी क्या विशेषता है कि इनको आवश्यक माना गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपनी परीक्षा दृष्टि से भी और अपनी समझ के लिए भी कि आवश्यक तत्व किनको मानेंगे। 17 आवश्यक तत्व कैसे हैं? ठीक है, आवश्यक तत्व कैसे हैं? अब पहला शर्त यह है आवश्यक तत्व के लिए कि आवश्यक तत्व जो है वो पादप की सामान्य वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होना चाहिए। आवश्यक तत्व की अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे उस तत्व को आवश्यक तत्व कहेंगे जो पादप की सामान्य वृद्धि व जनन के लिए आवश्यक है और उसकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। दूसरा कि आवश्यक तत्व जो है वो विशिष्ट होना चाहिए। विशिष्ट होना चाहिए मतलब हो गया कि उस तत्व की पूर्ति वही तत्व कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन की कमी के कारण से पत्तियां पीली पड़ने लग गई हैं। ठीक है, जैसे वो अभी प्रयोग में हम लोग देख रहे थे कि 2 प्रकार के गमले में, एक गमले में सभी प्रकार के खनिज दे रहे हैं, दूसरे में हम लोग एक आदि की कमी रख रहे हैं, दूसरे में हमने मान लिया नाइट्रोजन की कमी दे रखी है। ठीक है, इस गमले में पूरा है और इसमें नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, अब इसकी नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन के समान गुण धर्म वाले किसी दूसरे तत्व को डाला जाता है, दूसरे खनिज को, ऐसे खनिज को जिसके गुण नाइट्रोजन के समान है, रासायनिक गुण, उनको। यदि उसके आपूर्ति से पादप में वो कमी पूर्ति हो गई, जो विकार आ रहा था, विकार क्या था? पत्तियां पीली पड़ रही थी। यदि पत्तियां वापस से हरी होने लग गई तब तो नाइट्रोजन आवश्यक तत्व नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन की जगह यदि किसी दूसरे तत्व को देने पर उस कमी की पूर्ति नहीं होती है, पादप अपनी स्वाभाविक वृद्धि और जनन नहीं कर पा रहा है, और वो ठीक कब होता है? जब नाइट्रोजन को देने से ही ठीक हो रहा है, तब उसको नाइट्रोजन को हम आवश्यक मानेंगे। यानी आवश्यक तत्व की पूर्ति केवल आवश्यक तत्व के द्वारा ही हो सकती है। उसकी कमी के कारण से जो त्रुटिजन्य लक्षण प्रकट होंगे वो ठीक इनसे होंगे, उसी खनिज की आपूर्ति से होंगे। ठीक है, हर किसी तत्व से या उसके मिलते जुलते गुणधर्म वाले से नहीं होंगे। ये दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से पढ़ते हैं, देखो, एसेंशियलिटी द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, कि आवश्यक खनिज जो तत्व है वो विशिष्ट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में द डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट, कि उस तत्व की कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द सेम एलिमेंट ओनली, कि उसकी पूर्ति उसी के द्वारा हो जाएगी, दूसरे से नहीं होगी। ठीक है, फिर तीसरा और चौथा मेन दूसरा पॉइंट ही था। तीसरा ये है कि तत्व प्रत्यक्ष रूप से किसी उपापचय क्रिया में भाग लेना आवश्यक है। ठीक है, ये 3 है मेन। एक चौथा अपनी किताब में पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में 3 ही है, कि चौथा लिखा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ईच एलिमेंट स्पेसिफिक सिम्टम्स आर एब्जॉर्ब्ड, कि प्रत्येक तत्व की कमी से विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं और उन लक्षणों की पूर्ति वापस सही कैसे होंगे? ये दूसरे पॉइंट वाली बात, उसी तत्व को देने से होंगे, उसके मिलते जुलते गुणधर्म वाले तत्वों को देने से नहीं होंगे। तो इस कसौटी पर 17 तत्व खरे उतरते हैं। 17 तत्व खरे होते हैं। इनको फिर से 2 श्रेणियों में बांटते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स या गुरु मात्रिक पोषक तत्व, और दूसरा सूक्ष्म मात्रिक या लघु मात्रिक पोषक तत्व। गुरु मात्रिक या बृहद मात्रिक, ज़्यादा मात्रा में जिनकी ज़रूरत है ऐसे पोषक तत्व,
न्यूट्रिएंट मतलब पोषक, एलिमेंट्स मतलब तत्व, और जो कम मात्रा में चाहिए वो पोषक तत्व। तो कोई एक पैरामीटर निर्धारित कर दिया कि इतने से ज़्यादा यदि उसकी आवश्यकता है पादप में तो वो गुरु मात्रिक हो गया या वृहद मात्रिक हो गया, और उससे कम है तो सूक्ष्म मात्रिक या लघु मात्रिक हो गया। वो पैरामीटर आपकी राजस्थान बोर्ड में 2 दिया गया है। इसमें क्या लिखा है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर और प्राइम एलिमेंट्स का है, सच एलिमेंट्स हुज क्वांटिटी इज बिटवीन 1 to 10 मिलीग्राम इन 1 ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, कि 1 ग्राम शुष्क बार, पादप के 1 ग्राम शुष्क बार में 1 से 10 मिलीग्राम जिसकी मात्रा है वो गुरु मात्रिक है, और जिसकी 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क भार से कम है वो सूक्ष्म मात्रिक है। मतलब एनसीईआरटी में दूसरा दिया हुआ है, जो आपके दूसरा दिया है उस पर तो अपने को याद वही रखना है, दूसरा वाला, ठीक है, ये वाला दूसरा, ये एनसीईआरटी में ये दिया आपने कि गुरु मात्रिक या वृहद मात्रिक पोषक तत्व उसको कहेंगे जिसके जो पादप के शुष्क बार में जो पादप में 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम शुष्क बार से अधिक मात्रा मिलता है, 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा में मिलता है शुष्क बार में वो, और जो 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम शुष्क बार से कम मात्रा मिलता है वो लघु मात्रिक या सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। ठीक है। अब गुरु मात्रिक में कौन कौन से वे, या वृहद मात्रिक में वह ये रे नाम दिए हुए CHO मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए 9, और 8 हो गए सूक्ष्म मात्रिक, जिसमें आयरन, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल है। ठीक है। अब कुछ किताबों में बोरोन और आयरन इनकी मात्रा दोनों के बीच में चाहिए, तो कुछ किताबों में इसको इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, कि ना तो ये गुरु मात्रिक है ना लघु मात्रिक है, ये मध्यवर्ती इनको मान लेते हैं। अब इनमें इन 17 में से ये CHO जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी पूर्ति पादप मृदा से नहीं करते, वातावरण से कर लेते हैं, इसलिए इनको अखनिज कहेंगे, अखनिज कहेंगे, नॉन मिनरल्स कहेंगे, और बाकी जो 14 है उनको खनिज पोषक तत्व कहेंगे। कुछ और है, 4 ये नाम है, जैसे ये एसेंशियल कहलाते हैं, इनको हालांकि ये बेनिफिशियल कहते हैं, लाभकारी तत्व कहते हैं इन 4 को, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। ठीक है, ये भी पादपों में मिलते हैं, हालांकि ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इनकी उपस्थिति पादप के लिए लाभदायक है। ठीक है, अब इतना आज आप लोग पढ़िए, और कल से इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आगे कल भी कोई भी ज़्यादा अपने समझाने लायक चीज़ें कम हैं और पढ़ने लायक ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन अपने नीट के लिए और 12th के लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसका ध्यान से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।